नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, समय बहुत कम है। ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, उनका निधन हो गया है। उनके निधन से कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली दौरे पर हैं और एक हफ्ते में ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। इसी पर हम बात करेंगे मिशन 2022। उत्तराखंड में कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद एक बार फिर से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस के उत्तराखंड में 3 प्रमुख चेहरों में से अब हरीश रावत और प्रीतम सिंह ही रह गए हैं। क्या हरीश रावत और प्रीतम सिंह लगा पाएंगे कांग्रेस के नैया पार? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष लगातार वर्चुअल बैठकों के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार दिल्ली के दौरे पर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा समेत आला नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह, हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश के साथ चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का असमय निधन होने पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सियासी जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनावी सियासत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कंधों पर ही है। हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं जो कि उत्तराखंड ही नहीं कई अन्य राज्यों में भी कमान संभाल चुके हैं। इस वक्त वो पंजाब के प्रभारी भी हैं। इस बात से आप हरीश रावत का पार्टी में कद का अंदाजा लगा सकते हैं। खालीपन कांग्रेस पार्टी में जरूर हुआ है। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि वो हमारी वरिष्ठतम नेत्री थी, वो बहुत अनुभवी थी। संसदीय कार्य प्रणाली की जितनी नॉलेज उनको थी, उनके ज्ञान के आगे सब पानी भरते थे। उनका मार्गदर्शन अब हमको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो उनके द्वारा करे गए कार्य हैं उनका हम अनुसरण जरूर करेंगे, उनका दिखाए हुए रास्ते पर हम जरूर चलेंगे। और अब हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो हमारे पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हों, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, चाहे फिर हमारे प्रभारी सह प्रभारी देवेंद्र यादव जी, दीपिका पांडे जी, राजेश धर्मानी जी हो, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूती के लिए आगे बढ़ेगा। और यहाँ उत्तराखंड में हम प्रतिबद्ध हैं, हम समर्पित हैं, हम पूरी तरह से इस बात का प्रण ले चुके हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित 2022 में उत्तराखंड के अंदर करें। और चूंकि अभी कांग्रेस ने दिल्ली में इन चीजों को लेकर के मंथन भी किया था, जिस दौरान डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, तो अब देखा जाए तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह चौहान के बीच में ये सारी रस्साकसी है कांग्रेस में कि चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन भाजपा की तरफ से, संगठन की तरफ से वहाँ स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ कभी भी भाजपा ने राजनीतिक चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत नहीं किया, वो संगठन के बेस पर चुनाव लड़ती है। तो 2022 का चुनाव कई मायनों में, और चूंकि अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, तो ये एक तरीके से एक नए राजनीतिक समीकरणों को पैदा कर रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो इस वक्त बीजेपी में कई बड़े नाम वाले नेता, 2016 में कांग्रेस से कई बड़े चेहरे जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, यशपाल आर्य, प्रणव सिंह चैंपियन, उमेश शर्मा काऊ, सतपाल महाराज और अमृता रावत जैसे बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे। जिसके बाद उत्तराखंड में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुफरा साफ करते हुए 57 सीटों पर कब्जा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस में चुनाव जीतने के लिए कप्तानी की कमी है। बीजेपी का मानना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस उनके लिए चुनौती नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी लगातार अपने खेमे में बढ़ोतरी कर रही है। आज ही कांग्रेस के रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने आप पार्टी का दामन थाम लिया। सुमन तिवारी ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस में युवाओं नेता की अनदेखी की जा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस में जो आज की जो परिपाटी है, जो कांग्रेस का जो संगठन है,
वो युवाओं की वहाँ पे कोई कदर नहीं की जा रही है। जो युवा मेहनत करते हैं उस युवाओं को किनारे किया जा रहा है। आपने कई प्रदेशों में ऐसे देखा और इस उत्तराखंड में भी जो युवाओं की अनदेखी की जा रही है उसके खिलाफ और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विजन है, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। और उत्तराखंड नवनिर्माण का जो संकल्प कर्नल कोटियाल जी ने रखा है, उस संकल्प को आगे पहुंचाने का, मजबूत करने का मैंने भी संकल्प लिया है। कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में, कर्नल कोटियाल जी के सहयोग से धीरे धीरे इस संकल्प को मजबूत किया जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछिए, ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी किस तरह जी, बीजेपी किस तरह? कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, कांग्रेस को चुनौती नहीं है। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हैं, उनके रहते अब प्रदेश कांग्रेस में किसी भी तरह की उठापटक की संभावनाएं कम रही हैं। हरीश रावत और प्रीतम सिंह अब कांग्रेस आलाकमान की उम्मीदें हैं, जिनके दम पर पार्टी मिशन 2022 में उतरेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, वो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे। लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें। समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं मिशन 2022 की। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ रविंद्र आनंद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मैम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रतिमा जी, आपके पास ही आऊँगा। जिस तरह से कांग्रेस की जो प्रतिपक्ष नेता हैं इंदिरा हृदय, उनका निधन हुआ है, तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि चुनाव जो है वो अगले साल होने हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि और जब इंदिरा हृदय जी का देहांत हुआ उस वक्त आपको भी पता है कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से जो एक मैराथन जो मीटिंग्स का दौर था वो चल रहा था दिल्ली में, और उन्होंने अभी शाम में ही मीटिंग अटेंड की थी और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में इस तरीके का जो दुखद समाचार था वो हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए, मृत्यु तो शाश्वत है, ठीक है? तो मृत्यु शाश्वत है, व्यक्ति चला जाता है और व्यक्ति की जो स्मृतियां हैं वो शेष रहती हैं। अगर हमें उस दिलों में जिंदा रखना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी याद उसकी बरकरार रखनी है, तो सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं कि उसके आदर्शों पे चल सकते हैं। उस व्यक्ति के देखे हुए जो सपने लेकर के उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें नुकसान, एक झटका लगा है, मैं कहूंगी। नुकसान की बात तो अब वक्त बताएगा। हमें जरूर एक झटका लगा है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए एक क्षति नहीं है, ये अपूर्णीय जो उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी है, क्योंकि जिस
राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, अपनी बातों को या अपने जो असमंजस्य उनको होते थे, जो सवाल होते थे वो उनसे, तो ये सबके लिए मेरे ख्याल से उत्तराखंड के आम जनता के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। अब रही बात चुनाव की, तो 2022 का जो मिशन है उसी के सिलसिले में रणनीतियां बन रही थी, जो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में जिस तरीके से बैठकें थी, उन बैठकों में ये स्पष्ट हो चुका था कि जो है संयुक्त नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है, जिसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के हाथों में होगी। और इसकी शुरुआत की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी ने, देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी धर्माणी जी और दीपिका जी जो है, उनके नेतृत्व मिलके इसकी एक हमने कार्यशैली भी बना ली थी, जिसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँ कि खटीमा से मसूरी तक की जो एक यात्रा के तौर पे, जैसे ही ये अनलॉक की तरफ हम बढ़ेंगे और कोरोना के केसेस भी थोड़े कम होते रहेंगे और अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, तो हम ये अगस्त में खटीमा से मसूरी तक की जो एक यात्रा निकाल करके इसकी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से भी आगे कार्यशैली बढ़ती जाएगी वो आपके सामने आती जाएगी। तो हम आपका कहना है कि जो भरपाई है वो आप इतने कम वक्त में जो इंदिरा हृदय की भरपाई थी वो कर लेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी भरपाई उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले कई वर्षों तक किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन सवाल प्रतिमा जी है कि आपकी पार्टी में युवाओं की अनदेखी की जा रही है। कुछ युवा आज भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका कहना है जो युवा हैं उनकी सुनवाई जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। खैर, इस सवाल के साथ हम बाद में आपके पास आएंगे। हमारे से रविंद्र जी भी हैं आम आदमी पार्टी से। रविंद्र जी, आपका क्या इस बार रोड मैप है, क्योंकि आपकी अब एंट्री हुई, आप भी सक्रिय नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से देखा जाए उत्तराखंड में। हालांकि इसके पहले अगर जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है तो बीजेपी कभी रही है शासन में और कभी कांग्रेस रही है, तो आप किस तरह से तैयारी करके आए हैं इस बार? देखिए, ऐसा है कि आपने ये देखा होगा कि पिछले, अगर आप कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली का उनका ये दूसरा दौरा है, दूसरा चक्कर है, और कांग्रेस की भी मीटिंग्स दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ऑक्सीमीटर ले लेकर आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड का अंतिम गांव है, बल्कि देश का अंतिम गांव कहूंगा, माणा, वहां तक हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर से जांच कर रहे हैं, टेम्परेचर नाप रहे हैं, मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सीधा जनता से चूंकि संवाद करती है, जुड़ना चाहती है, हमारी एक स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी से हम काम करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की जितनी रणनीतियां हैं वो दिल्ली में बन रही हैं, यहाँ के लोग दिल्ली जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। और 2022 को लेकर के जो आपने कहा, तो हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हमने दिल्ली मॉडल देश के सामने रखा है, देश की जनता के सामने रखा है। और अब हम ये ना, दिल्ली की जो स्थिति है वो अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है, बहुत सारी चुनौतियां हैं उत्तराखंड में, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए जो हमने अपना मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो रहा है और जो हम उत्तराखंड मॉडल बना रहे हैं, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। देखिए, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे नेता, जो लोग हमारे यहाँ पर हैं, वो सब यहीं के हैं। और जितने हमारे प्रत्याशी की दौड़ में लोग भी हैं, वो भी यहीं कर हैं। कोई भी बाहर के लोग यहाँ नहीं है। और यहीं के लोग, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं और हम यहाँ की परिस्थितियों को, भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उनके भी प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे वो भी यहीं के लोग होंगे। खैर, आपके पास वापस आएंगे। प्रतिमा जी, आपके पास भी वापस आएंगे। हमारे से सुनीता विद्यार्थी जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपसे सवाल है, क्या आपकी जो पार्टी में जिस वक्त देखा जाए एक हफ्ते में 2 दौरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के, किस तरह से देखें इसको? ठीक है सुनीता जी, आपके पास वापस आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ सवालों के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम देवभूमि के दंगल की बात करेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। सूरजभान सिंह को एलजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए चिराग को हटाया गया है। पशुपति पारस को बनाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक टूट होती नजर आ रही है एलजेपी में, जहां चाचा और भतीजा के बीच चुरार है वो अब बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान ने 5 विधायकों को पार्टी से निकाला है। चिराग ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। सूरजभान सिंह को एलजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए चिराग को हटाया गया है। पशुपति पारस को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का। बड़ी खबर पटना से, एलजेबी दफ्तर जो है वहां चिराग समर्थकों का हंगामा हो रहा है। समर्थकों ने पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिख पोती है। तो चिराग समर्थक और पशुपति पारस के समर्थक अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हंगामा जारी है। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में आपस में एक रार देखी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए थे, उसको देखते हुए पशुपति पारस उनसे नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव में जाएं, लेकिन वो नहीं माने और पार्टी को एक नुकसान भी देखना पड़ा उसको लेकर। तो अंदरूनी कलह जो पार्टी के अब इस स्तर पर आ गई है। और ये रामविलास पासवान का खून पसीना से बना हुआ पार्टी है और ये कार्यालय भी है। तो इस पार्टी में जो विरोधी है चिराग पासवान जी का, हम घुसने नहीं देंगे। और ये सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हम लोग चिराग जी के साथ मरते। हम वापस आएंगे अपने कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में। हम बात करें उत्तराखंड में अब कुछ ही वक्त बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस आएंगे अपने मेहमानों के पास। सुनीता जी, ब्रेक से पहले आपसे हमारा सवाल था कि जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, वो इस एक हफ्ते में दूसरी बार उनका दिल्ली दौरा है, कितने मायने हैं, कितना अहम है?
जी देखिए भाई साहब, पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे, तो एक औपचारिक भेंट थी और उस भेंट के दौरान बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ के साथ उनका मिलना हुआ और बातचीत हुई और एक धन्यवाद भी उन्होंने अपना दिया। जिस प्रकार से अभी कोरोना संक्रमण के दौरान उत्तराखंड ने झेला और पूरे राज्य में जिस प्रकार की सहायता केंद्र सरकार ने दी थी, तो निश्चित रूप से हमारा एक फर्ज बनता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अपने उससे थैंक्स वहां पे दिया। और जो अभी का दौरा है, एक मिनट, ये जो हंस रहे हैं, जो दांत निकल जाते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए सुनीता जी। कोई हंस नहीं रहा है, वो आप पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हैं। हम वापस आएंगे प्रतिमा जी के पास, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए सुनीता जी। जी तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई साहब कि जो अभी का दौरा है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी दांत निकालने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। कितना जो डिबेट है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, अपनी बात कहिए। जब आपके पास है तो आप अपनी बात कहिए। बैठक शुरू होती है, ये डिबेट शुरू होती है। अरे भाई शांत हो जाइए प्रतिमा जी, शांत हो जाइए। वापस आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा। सुनीता जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए कम शब्दों में। समय बहुत कम है, अब कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। विनम्र श्रद्धांजलि करके आते हैं और आपको यहाँ पे तब से डिबेट में मैं देख रही हूँ, तब से आपके दांत निकल रहे हैं। खुशी की बात हुई है आपके लिए, खुशी की बात हुई है आपके लिए। सुनीता जी प्रतिमा जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं बोला। आप आराम से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद वापस हम प्रतिमा जी के पास आएंगे। और दांत निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे ही आने वाली थी कि भाई जी आपसे मेरा सवाल है, प्रतिमा जी ने कोई सवाल आपसे नहीं किया ना, वो आप पे कुछ कह रही हैं। आपसे मेरा सवाल है सीधा सा, मुख्यमंत्री एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं, उसके क्या मायने हैं, कितना अहम है? आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए। हम आपके जवाब दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी बात है, ये बीच में दांत निकालने वाली क्या बात है? कोई जोक नहीं निकाल रही, कृपया उसको उस वे में मत लीजिए प्लीज। बात पूरी कीजिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं